हेलो, नमस्कार। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन सेल। कल मैंने जो बताया था कि ह्यूमन सेल किस तरह से बन के तैयार होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एटम मॉलिक्यूल्स, और उन एटम मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं कंपाउंड। लाइक द जिसमें मैंने बताया था कि पानी कैसे बनता है, H2O, CO2, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब बन करके ये किससे बनते हैं? अपने मॉलिक्यूल से। यानी मॉलिक्यूल किससे बनेंगे? एटम से। तो ये सब मिलकर के फिर सेल का निर्माण करते हैं, और सेल फिर जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को निर्माण करती है। टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से ही पूरी बॉडी बनी हुई है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल, देखिए सेल के मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले अपन इसके तीन पार्ट्स की बात करेंगे। सेल के जो मेन तीन पार्ट होते हैं, सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके बीचों बीच में एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो होता है, ये भी डबल लेयर की मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, और इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है। इसमें इस तरह से ये पोर्सेस होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि इससे के अंदर बनने वाला जो भी सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म में आए और वहाँ पर आकर के अपना फंक्शन करें। तो अभी बताएंगे कि इसके अंदर क्या बनता है और किस तरह से वो बाहर आता है। तो इसके अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर एक फ्लूइड भरा है। इस फ्लूइड के अंदर इसे पूरे में क्रोमेटिन नेटवर्क फैला रहता है। तो ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो है पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इस साइटोप्लाज्म में फिर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से ना। इसमें बहुत सारी जगह पर इस तरह से ये रॉड शेप जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। बहुत सी जगह पर इसमें जहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे इसमें, है ना, ये राइबोसोम्स है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर यहाँ पर, ये इसको कहते हैं अपन गोल्जी बॉडी, है ना। और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो यूनिट यहाँ पर मिलेंगी। एक यूनिट जो होती है उसके जो ये ट्यूब जो होती है ये सब इंटर कनेक्टेड होती है, सारी ट्यूब्स इस तरह से। और एक जो यूनिट है इसके ऊपर इस तरह के राइबोसोम्स पाए जाएंगे। इसकी पूरी सरफेस पर इस तरह के राइबोसोम्स मिलेंगे, इसलिए ये जो है रफ दिखाई देती है, इसलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स इसके अंदर रहेंगे इस तरह के ऐसे, पर इस पर जो है राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर मिलेगा। बहुत सी जगह पर इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, इनको कहते हैं अपन लाइसोसोम। ये लाइसोसोम मिलेंगे यहाँ पर, है ना। ये जो गोल्गी बॉडी है, इस गोल्गी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम। इस सेंट्रोसोम के अंदर रहते हैं सेंट्रियोल्स। तो इसका भी अपन फंक्शन बताएंगे, क्या काम करेगा। बहुत सारे इसके अंदर ऐसे खाली वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर इनका भी फंक्शन होगा, उस सबका अपन बात करेंगे, है ना। राइबोसोम है, लाइसोसोम है। कुछ इसमें और स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, पेरोक्सिसोम, इस तरह से ये पेरोक्सिसोम। और कुछ माइक्रोफिब्रिल्स इसके अंदर रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो पूरे स्केलेटन को फॉर्म करते हैं। तो ये भी इसके अंदर मिलेंगे। तो देखिए मैं अभी इन सारे स्ट्रक्चर की लेबलिंग कर देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दूसरा मुख्य पार्ट है इसका जो भरा हुआ है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म, है ना। और तीसरा मेन ऑर्गन होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये तीन मेन पार्ट होते हैं सेल के। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जितने भी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये सबको कहते हैं ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं उनकी भी लेबलिंग कर लेते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं इसको, और इसके बीच में यहाँ पर ये रहता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और ये लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये है पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, है ना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर देखिए दाने दाने जैसे दिख रहे हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये बहुत सारी खाली जगह रहती है इसके अंदर, इनको कहते हैं वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। इनका ये फंक्शन बताएंगे, है ना। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, माइक्रोफिलामेंट। और ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम्स, है। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, इसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, छोटा सा स्ट्रक्चर और दिख रहा है, अपन इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स नेटवर्क के रूप में दिखता है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन, किस रूप में पाया जाएगा, क्रोमेटिन। तो ये देखिए सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनेल्स। अब बात करते हैं इसके मेन तीन पार्ट की। तो सबसे बाहर की तरफ ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो घिरी हुई है। कल मैंने बताया था कि अपन एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है और बहुत छोटी यूनिट होती है, तो इसको अपन स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं। और ये जो है माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, इसलिए माइक्रोस्कोप। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ये अपन डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं। मेन पार्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है उसको कहेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तो प्रोटेक्शन दे रही है पूरी सेल को बाहर से कवर किए हुए है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर में बनी होती है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, फास्फोरस के मॉलिक्यूल होंगे, लिपिड के मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होंगी। और इसका जो मेन फंक्शन है वो एक तो प्रोटेक्शन करना है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करती है। बाहर से जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आना उनको आने देगी, और इधर से जो भी बस्ट प्रोडक्ट इसके बनेंगे उनको बाहर जाने देती है। तो ये सबसे बार वाली इसकी होती है कवरिंग। अभी अपन इसके जब फंक्शन बताएंगे तो मैं इसका स्ट्रक्चर ही बताऊंगा कि उसमें डबल लेयर में मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज रहते हैं, यानी कि फास्फोरस के और लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से अरेंज रहेंगे। अभी अपन जो डायग्राम बना है इसकी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है इसके अंदर है वो है साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स। अब साइटोप्लाज्म जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं।
तो एक एक करके मैं आपको सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में बताता हूँ कि कौन सा ऑर्गेनेल किस नाम से जानते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है। तो ऊपर से अपन बात करते हैं, सबसे पहला ऑर्गेनेल से गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी जो ट्यूब है वो इंटरकनेक्टेड रहती है इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि इसके अंदर जो भी सब्सटेंस बनेंगे, जो भी सिंथेसिस होता है, वो सारा का सारा यहाँ पर आकर के पैकेज हो जाता है, यानी कि पैकेज का काम, ये स्टोरेज है, यहाँ पर पैकेज होंगे, यहाँ प्रोटीन बनेगा, लिपिड बनेगा, वो सब इसमें आकर के स्टोर हो जाएगा और जैसे ही जब भी सेल को जरूरत पड़ती है वो वहाँ से निकाल दी रिलीज हो जाता है, रिलीज होकर के वो उसका यूज कर लिया जाता है। उसके बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का स्पेशली जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन में होता है। इसके अंदर दो छोटे छोटे सेंट्रियोल्स होते हैं, ये दोनों सेंट्रियोल जब सेल डिवाइड होती है तो ये बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के सेल के दोनों पोल पर चले जाते हैं और वो सेल को दो भागों में बांटने में ये हेल्प करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेल के लिए जितनी भी जो एनर्जी है वो पूरी एनर्जी का जो है प्रोडक्शन इसी के अंदर होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज करके एनर्जी को फॉर्म करता है एटीपी के रूप में। तो एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अब बात कर लेते हैं नीचे दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी हुई है, एक रफ है और एक स्मूथ है। रफ का मतलब है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए ये कैसे दिखती है, रफ दिखती है, यानी कि खुरदुरी दिखती है। और ये राइबोसोम का यहाँ पर मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगी और प्रोटीन जितना भी जो बनता है वो सब गोल्जी बॉडी में जाकर के पैकेज हो जाता है वहाँ पर। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको कहते हैं अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसलिए कहते हैं कि इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते, पर इसका भी फंक्शन होता है। यहाँ इसका फंक्शन होता है कि लिपिड को सिंथेसिस करती है और जितने स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उनको भी ये सिंथेसिस करती है। और इसके अंदर जो लिपिड और जो हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, वो सब जाकर के पैकेज हो जाएंगे इसमें गोल्जी बॉडी में। ठीक है, तो ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। एक स्ट्रक्चर देखिए छोटे छोटे कण अपन ने बनाए हुए हैं, ये कण किसके हैं, राइबोसोम के। तो ये राइबोसोम के कण हैं, इनका भी अपना फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ भी राइबोसोम का ही फंक्शन होता है। राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री है किसकी, प्रोटीन प्रोडक्शन की, है ना, कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो राइबोसोम का भी क्या काम होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ये सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा देखिए एक डायग्राम और अपन ने यहाँ पर बनाए हुए, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसका नाम है पैरोक्सीसोम। ये पैरोक्सीसोम जो होते हैं ये डाइजेशन का भी काम करते हैं, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते रहते हैं और जब बॉडी के सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो उन टॉक्सिन्स को ये टॉक्सिफाइड करता है, यानी कि उनका निर्विषीकरण कर देता है, टॉक्सिफिकेशन कर देता है। तो जितने भी जो केमिकल्स वगैरह बॉडी में जाते हैं सेल के अंदर जाएंगे तो पैरोक्सीसोम जो है उसको खत्म कर देगा, उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। एक और स्ट्रक्चर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी अपन न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं खाने में, चाहे प्रोटीन लें, चाहे फैट लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, वो सब जाकर के सेल के अंदर उनका डाइजेशन होगा लाइसोसोम के द्वारा। तो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर स्पेशल टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। तो वो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सबको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया उनको ऑक्सीडेशन के द्वारा वो एटीपी में बदल देता है ना। तो ये लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा देखिए एक स्ट्रक्चर ये बने हुए, ये कुछ खाली जगह होती है, इनको अपन कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का सेल के अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज का होता है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं या जो भी वाटर जा रहा है या सेल के अंदर जो भी बेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं सब इसमें स्टोर रहते हैं। तो ये स्टोरेज होते हैं सेल के अंदर के। इसके अलावा और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सेल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ये स्केलेटन बनाते हैं, कंकाल। तो ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो व्यवस्थित बना रहे, यानी कि सारे ऑर्गेनेल्स जो अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित बने रहें।
इसलिए ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इनको सबको अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित करता है। तो देखिए मैंने एक सेल मेम्ब्रेन इसका मेन पार्ट बताया, दूसरा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर के ये सारे स्ट्रक्चर इनको कहते हैं अपन सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के सबके अपने अपने फंक्शन यहाँ पर होते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा है जिसको कहते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसको बाहर भी एक मेम्ब्रेन है जो कि पोर द्वारा यानी कि छेद छेद पाए जाते हैं उनके अंदर, है ना। तो ये डबल लेयर की जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये कवर्ड रहता है। और इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर पूरे अपनी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, वो सब इसके अंदर रहता है। और स्पेशली इसका जो काम होता है वो प्रोटीन को प्रोडक्ट करना, यानी कि प्रोटीन का जो नॉट प्रोटीन राइबोसोम का प्रोडक्शन करना। राइबोसोम यहाँ पर बनेंगे, राइबोसोम यहाँ से बन करके देखिए सेल साइटोप्लाज्म में आते हैं, और साइटोप्लाज्म में आकर के वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। यानी कि राइबोसोम अगर न्यूक्लियस में नहीं बने तो फिर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो ये जो न्यूक्लियोलस है स्पेशली ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, और राइबोसोम को ये प्रोडक्ट करेगा, यानी राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है वहाँ से, है ना। और उसके बाद जो पूरा क्रोमेटिन का नेटवर्क दिखाई देता है। एक्चुअली जो क्रोमेटिन क्या के होते हैं, क्रोमोसोम्स के। तो क्रोमोसोम्स वैसे विजिबल नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर, जब सेल डिवाइड होती है तभी वो दिखाई देते हैं। वैसे अगर अपन जनरली देखेंगे तो वो एक नेटवर्क के रूप में दिखते हैं, जिसको अपन क्रोमेटिन का नेटवर्क कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो है इस सेल का पूरा कंट्रोलर है, जहाँ से ये इसकी जितना भी जो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर हो रहा है वो न्यूक्लियस के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जब सेल डिवाइड होती है तो वो डीएनए आरएनए जो एक संतति से दूसरी संतति में, यानी कि एक सेल से दो सेल जब बनती है तो वो वहाँ पर यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए ये मैंने एक डायग्राम द्वारा आपको पूरा जो है सेल का स्ट्रक्चर बताया, और उसके अंदर जो पाए जाने वाले जितने भी स्ट्रक्चर सबके फंक्शंस बताए। आशा है कि आपको ये पूरा सेल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको, कई बार सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पूछते हैं, उसका स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, और उसमें किस तरह से जो चैनल्स होते हैं जो पदार्थों का आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं, वो इसमें अब मैं डायग्राम के द्वारा आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्पेशली यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है ये अपन इसमें देखेंगे। एक्चुअली इसमें फास्फोरस और लिपिड की दो लेयर होती हैं, यानी एक ही इस तरह से ये है फास्फोरस के मॉलिक्यूल, ये फास्फोरस के मॉलिक्यूल इस तरह से, ये है फास्फोरस के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर इस तरह से ये लिपिड के मॉलिक्यूल इसमें लगे हुए हैं, है ना। दूसरी लेयर इस साइड में होगी, डबल लेयर ये रहती है, इससे भी जो है लिपिड के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इस तरह से। और इसके बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फंसे रहते हैं इस तरह से। ऐसे ये इसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो इनमें चैनल बनाते हैं, उन चैनल के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। तो ये क्या है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और ये जो मॉलिक्यूल है ये है लिपिड, लिपिड। इसलिए इसको जो है ना ये जो लेयर है पूरी, इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड लेयर। तो ये फॉस्फोलिपिड से ये बनी होती है, और इसके बीच में ये जो है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन। इसके अलावा इसकी एनर्जी के लिए इसमें बहुत सारे ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का इस तरह से बना होता है। अगर अपन फंक्शन की बात करें तो ये पदार्थों का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, है ना। वहाँ पर बैलेंस बना के रखेगा और सेल को पूरी तरह से ये प्रोटेक्ट करके
रखती है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये अपन ने पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेल की देखी। और मैं डॉक्टर शिवचरण करौट, ये मैं शुरू करिया है मैंने, ये मेरा 4th लेक्चर है। और आगे अपन अब टिश्यू, बहुत बड़ा टॉपिक है, टिश्यू का अपन टॉपिक लेंगे। तो सभी जो भी देखने वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, पैरामेडिकल के हों, या कोई भी अपनी जो मेडिकल से रिलेटेड ब्रांच है उससे रिलेटेड हों, सभी के लिए वीडियो बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।